बिटिया, लाओ सामान मुझे दे दो, कहकर शामू काका ने मेरे हाथ से सामान ले लिया। घर में कदम रखते ही बहुत कुछ पराया जैसा महसूस हुआ। बाबूजी के सामने जो घर आंगन, जो घर वालों से, उनकी चुगलबाजियों से और उनकी हंसी ठिठोलियों से भरा रहता था, वो अब सन्नाटा ओढ़े खड़ा था। अगर बाबूजी होते तो इस सन्नाटे की जगह पर शोर शराबा होता। माँ अपने कमरे में थी। बाबूजी के जाने के बाद ही माँ को जैसे उम्र ने जकड़ लिया था। घर में फिरकनी की तरह घूमती मेरी माँ अब गठिया पाँव के दर्द के साथ साथ ना जाने कितनी बीमारियों का शिकार हो चुकी थी। उनका कंचन सा दमकता शरीर अब निष्प्राण जैसा लग रहा था। माँ की हंसी, उनका फुर्तीलापन, उनकी ख्वाहिशें और उनका अस्तित्व सब बाबूजी की चिता में स्वाहा हो गया था। अब तो चलने फिरने में भी परेशानी होती थी उन्हें। कैसी हो माँ, मैंने कहकर उन्हें गले लगा लिया। अच्छी हूँ लाडो, ससुराल में सब ठीक है? जमाई बाबू और बच्चे नहीं आए क्यों? एक साथ प्रश्नों की झड़ी लगा दी माँ ने। अरे शामू, जा तीनों बहुओं के कमरे के दरवाजे खड़खड़ा कर कह दे कि पूजा आ गई है। और पूजा बेटा, जा तू भी थोड़ा मुंह हाथ धो ले, सफर से आई है ना, थक गई होगी। मैं इतने शामू से कहकर तेरी चाय बनवा देती हूँ। मुझे पता है कि चाय पीते ही तेरी सारी थकान उतर जाएगी। बिना अपने प्रश्नों का उत्तर लिए माँ अपनी ही लय में बोले जा रही थी। उनकी लाड़ भरी बातों से मेरी आंखें भीग गई। हर बात में, हर कल्पना में बाबूजी आने लगे थे। बाबूजी होते तो सभी यहाँ जमघट लगाए होते, यूँ सबको कमरों से बुलाना ना पड़ता। तीनों भाई मुझे अपने पास बैठाकर दुनिया जहाँ की बातें कर रहे होते और भाभियाँ चाय नाश्ते के साथ साथ बातों की जुगलबंदी कर रही होती। पर आज घर की दहलीज पर पहुँचते ही मेरे कदम रुक गए। हृदय और मन में उदासी छाई हुई थी। मन मस्तिष्क में बाबूजी छाए हुए थे। उनके जाने के बाद पहली बार छुट्टियों में मायके रहने आई थी। अजीब सी खामोशी थी आज दहलीज में। जैसे ही दहलीज पर दस्तक दी तो बाबूजी की कड़कड़ाती आवाज कानों में गूंजने लगी। कमला, दहलीज का शकल खोल दो, पूजा आ गई है। मैं सोचने लगी, न जाने कैसे मेरी दस्तक से ही उन्हें मेरे आने का आभास हो जाता था। कुदरत ने कुछ अजीब सा रिश्ता बनाया है माता पिता और संतान के बीच। संतान के हृदय की तार सीधी माता पिता के हृदय से जुड़ी होती है। उनके कदमों की आहट, उनकी खुशबू, उनके चेहरे की भाषा, उनकी सुख दुख का आभास, आंखों की मूक भाषा, जिसे बड़ी कुशलता से पढ़ लेते हैं माता पिता। तभी तो सृष्टि में माता पिता को ईश्वर के समान स्थान प्राप्त हुआ है। ममतामय और पूजनीय माँ दहलीज खोलते ही लाडो कहकर गले लगा लेती और बाबूजी पूजा आ गई कहकर घर में सबको आवाज लगा लगा कर पूरा घर सिर पर उठा लेते थे। अपने स्नेह भरे अतीत में खोई थी मैं कि तभी दहलीज खुलने की आवाज आई। सामने शामू काका खड़े थे। शामू काका हमारे परिवार के सदस्य के समान थे। घर के सभी काम बड़ी निपुणता से करते थे। परिवार को एक सूत्र में बांधने की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे थे वे। वरना आजकल के ज़माने में संयुक्त परिवार रह ही कहाँ गए हैं। ये तो शामू काका हैं जो अभी तक ये परिवार संयुक्त है, वरना बाबूजी के ज़माने से थे। इसीलिए सभी परिवार वाले संपूर्ण मान देते थे उन्हें। अजीब रुतबा था बाबूजी का, ऊपर से कड़क लेकिन अंदर से एकदम नरम। सबसे छोटी होने के कारण मैं सबकी लाडली थी, खास तौर पर बाबूजी की। वे सदा मेरी हर इच्छा पूरी करते, पलकों पर बैठा कर रखते थे मुझे। उनके इसी लाड के कारण अक्सर उनमें और माँ में झड़प हो जाती थी। छोरी को पराए घर जाना है, इतना सिर चढ़ाओगे, वहाँ जाकर हमारी नाक कटवा देगी। कुछ भी तो नहीं आता इसे सिवाय हंसी ठट्ठे के। कितनी बार कह चुकी हूँ इससे, लाडो घर का काम काज सीख ले, मगर इसके कानों पर तो जू भी नहीं रेखती। माँ गुस्से में झल्ला कर उनसे कहती और बाबूजी कहते, अरे पूजा मेरा गुरूर है, देख लेना ससुराल में जाकर मेरा सिर गर्व से ऊंचा करेगी। अभिमान से कहकर बाबूजी माँ की समस्त बातों और झल्लाहटों पर विराम लगा देते। अरे पूजा, कैसी है तू? स्टेशन से आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? टैक्सी आसानी से मिल गई थी ना?
माफ करना पूजा, गाड़ी नहीं भेज पाया। वो अचानक ही कुछ काम आ गया था। अगर कुछ काम ना होता तो जरूर भेजता। बड़े भैया की आवाज से मैं ख्यालों से निकलकर वर्तमान में आ गई थी। कोई बात नहीं भैया, टैक्सी है ना, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे आने में। आप निश्चिंत रहे। ये कहकर मुझे बाबूजी की कमी बहुत खली। सोच रही थी कि अगर बाबूजी होते तो मैं टैक्सी से कभी घर ना आती। कितना भी ज़रूरी काम हो वो सब छुड़वा कर मेरे लिए स्टेशन गाड़ी अवश्य भेज देते थे। इन यादों का स्वभाव भी कितना अजीब होता है ना। जितना इन्हें दूर भगाओ वो उतनी ही करीब आ जाती है। बहुत जिद्दी होती हैं ये यादें। ना चाहते हुए भी बात बेबात, वक्त बेवक्त परेशान करने चली आती हैं ये। ससुराल से जब चली थी तो पूरे सफ़र में अपने आप को ऊपर से, भीतर से, हृदय से, मस्तिष्क से पूरी तरह तैयार कर रही थी कि अब मायके में जो भी बदलाव आया होगा उससे तनिक भी परेशान नहीं होंगी। जब बाबूजी थे तब समय कुछ और था और अब कुछ बदलाव तो होना ही था, जिसका एहसास मुझे हो चुका था। और माँ बाबूजी के समय घर की दूसरी मुखिया थी। उनका भी घर में अपना रुतबा था, लेकिन अब वे भी बेटों पर निर्भर हैं। एक स्त्री के जीवन का ये कटु सत्य है कि जब एक स्त्री का पति जीवित है उसका अस्तित्व सशक्त होता है, किंतु पति की मृत्यु के बाद सब कुछ होते हुए भी अपने परिवार के अधीन होती है, उन पर निर्भर होती है। यही माँ के साथ हुआ। मैं अपने विचारों की दुनिया में खो रही थी कि तभी मजले भैया की आवाज़ ने मेरे विचारों की दुनिया भंग कर दी। अरे पूजा, कैसी है? तू अकेली आई है? केशव और बच्चे नहीं आए? मैं अच्छी हूँ मजले भैया। बच्चे पढ़ाई में व्यस्त थे और केशव, उनका तो आपको पता ही है, कभी भी मीटिंग्स आ जाती हैं, इसलिए सोचा मैं ही चली जाऊं अकेली। आखिर छुट्टियों में मायके तो आना ही था ना। माँ और आप सभी की बहुत याद आ रही थी। चलिए, अच्छा किया तूने कि तू आ गई। मजले भैया की बात से मन में कुछ दरक सा आ गया। क्या भैया को केशव और बच्चों के ना आने का जरा भी अफसोस नहीं था? अगर बाबूजी होते तो इस बात पर अपनी कड़कती आवाज में मुझे केशव और बच्चों को ना लाने के लिए डांट लगाते और कहते, पूजा, बच्चों की पढ़ाई और मीटिंग्स कुछ दिन के लिए आगे पीछे भी हो सकते हैं। एक छुट्टियां ही तो मिलती है सबको मिलने जुलने के लिए, उसमें भी बच्चों को तूने पढ़ाई लिखाई में लगा दिया। अरे बच्चों के बिना उनका ननिहाल सूना है, समझी? मजले भैया की तरह छोटे भैया ने भी उनका वाला वाक्य दोहरा दिया। थोड़ी देर बैठकर सभी वापस अपने अपने कमरों में चले गए। ऐसा लग रहा था मानो कोई औपचारिकता पूर्ण करने आए हों। वो भाई बहन वाला प्रेम, स्नेह, चुहलबाजी, हंसी ठिठोली सब लुप्त से हो गए थे। जिस घर आंगन में मैं पली बड़ी, हंसी खेली, आज वो सूने खड़े हैं। मेरा अपना घर, मेरा मायका अब पराया सा लग रहा था। बाबूजी के बाद मायके में इस बदलाव को अपनाना बहुत दर्दनाक सा था, बहुत पीड़ादायक हो रहा था। सोचना जितना आसान था, उसे स्वीकार करना उतना ही मुश्किल। मायके में तो हर बेटी के प्राण बसते हैं। आखिर जन्म से विवाह तक कितने वर्ष जिए होते हैं एक बेटी ने। अनगिनत यादें सजाई होती हैं। मायके जाने के लिए, अपने आप को तरोताजा करने के लिए, अपना बचपन जीने के लिए छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार होता है। एक मायका ही तो होता है जहां हम सब बेटियां दिल खोल कर बातें करती हैं, हंसती हैं। इसीलिए इस परिवर्तन को स्वीकार करने में पीड़ा तो होगी ना। पूरा सप्ताह बस ऐसे ही औपचारिकता में बीत गया। ना कोई लाड हुए, ना कोई चाव हुए और ना ही कोई हंसी ठिठोलियां। बस एक घर की बेटी का औपचारिक रिश्ता बन गया। बाबूजी होते तो मैं इसे पूरी सप्ताह में पूरे साल भर के लिए यादें संजोकर उन्हें समेट लेती और अगले साल पूरे उत्सुकता और उत्साह के साथ छुट्टियों में मायके आने का इंतजार करती। पूरे लाड चोचले होते मेरे। भाई भाभीियों ने मुझे पूरी रीति रिवाज के साथ विदा कर दिया। अच्छा पूजा, ठीक तरह से जाना और हाँ, पहुंचने के बाद फोन करके जरूर बता देना। अपना ध्यान रखना। स्टेशन पर छोड़ने आए बड़े भैया सीट के नीचे मेरा सामान जचाते हुए बोले, अच्छा चलता हूँ, अपना ध्यान रखना।
अपना कर्तव्य पूरा करते हुए वे चले गए। मैं उन्हें जाते हुए देख रही थी और मेरी आंखों से आंसू की धारा बहे जा रही थी। सोच पर हमारा बस नहीं होता ना, चाहते हुए भी दिमाग पर हावी हो जाती है। सोचने लगी कि बाबूजी होते तो वे ट्रेन जाने से पहले कभी वापस घर न जाते, बल्कि ट्रेन जाने तक, जब तक मैं उनकी आंखों से ओझल ना हो जाती, अपना ममतामय हाथ हिलाते रहते। मायका सभी बेटियों का गुरूर और शान होता है। हर बेटी के हृदय से कामना होती है कि उसका मायका खुशियों से आबाद रहे। माता पिता के बाद भाई भाभीियों से उनका मायका सदा बना रहता है। उसके द्वार खुले रहते हैं, पूरा मान सम्मान मिलता है। पर फिर भी एक ये सत्य है कि लाड चोचले तो बेटियों के माता पिता ही करते हैं, वरना बात बात पर बाबूजी होते की याद ना सताती। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहले से बने हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे भी आपके लिए बेहतर कहानियाँ लेकर आते रहें।